नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसमें हम करने वाले हैं हरियाणा CET में जो आगे आपका ग्रुप डी में जो एग्ज़ाम होगा। और ये जो यहाँ पर हम क्वेश्चन जो करने वाले हैं ये आपके HSC का कोई सा भी एग्ज़ाम हो या फिर अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, तो ये जो क्वेश्चन आपके सभी एग्ज़ामों में काम आएंगे, क्योंकि जो सिर्फ हरियाणा जी के ही जो अलग है जो ये HSC के एग्ज़ामों में आती है। इसके अलावा जो इसके अन्य पार्ट है वो आपके सभी एग्ज़ामों में पूछे जाएंगे। तो इस कारण से यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हैं, अगर हम हरियाणा जी के को इसमें से हटा दें तो सभी क्वेश्चन आपके और अन्य एग्ज़ामों में भी काम आएंगे। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। इनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है सामान्य ज्ञान से है, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा द्रव्यमान, लंबाई और समय के अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली SI मात्रक क्या है। वैसे नहीं, अगर आपको समझ में आता है तो ऐसे आप समझ सकते हैं जैसे लंबाई हम कैसे मापते हैं, समय को कैसे मापते हैं और द्रव्यमान को हम किस तरीके से मापते हैं। तो इसके अनुसार आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। और यहाँ पर जो इसमें माना गया है ऑप्शन जो है ए वाला, ये जो अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली जो है SI, इसमें द्रव्यमान का जो मात्रक है kg मतलब किलोग्राम, m का मतलब मीटर, और जो सेकंड है, सेकंड को हम s से जानते हैं, तो s का मतलब सेकंड से है। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी परमाणु भार के आधार पर पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे भारी तत्व इनमें से कौन सा है। तांबा, लोहा, यूरेनियम या फिर चांदी। तो परमाणु भार के आधार पर पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे भारी तत्व, और सबसे इनमें देखें तो जो सबसे भारी है ये यूरेनियम जो है, इनको माना गया है। चांदी के अगर हम परमाणु भार की बात करें तो ये माना गया है 107.87 ग्राम। और जो लोहा है इसका अगर हम परमाणु भार देखें तो ये 55.8 है। तांबा, जिसे Cu कह देते हैं, कॉपर, ये कई बार आ जाता है एग्ज़ाम में, ये वाली इंग्लिश में दे दिया जाए और पूछ ले जाए कि इसको क्या कहा जाता है। तो ये तांबा है कॉपर, इसका जो परमाणु भार। चांदी जो है, चांदी का तो होता है ये वाला 107.87, और जो तांबे है, तांबे का होता है ये वाला, यहाँ पर लिख देते। तो ये है तांबा 63.5, और चांदी जो है ये चांदी का हो जाएगा 107.87, और जो यूरेनियम है इसका है 238। तो ये पृथ्वी पर पाए जाने वाला परमाणु भार के आधार पर सबसे भारी तत्व है, और एक ये रेडियो एक्टिव तत्व है। और जैसे यहाँ पर ये Cu है कॉपर, ऐसे ही जो चांदी है इसका भी आ जाता है, तो चांदी को कहा जाता है Ag, और लोहे को कह देते हैं Fe, और जो यूरेनियम है इसको कह देते हैं U। तो ये चिन्ह है इनके। उसके बाद है चंद्रगुप्त के जो मंत्री थे कौटिल्य, उनके महान ग्रंथ के कारण बहुत प्रसिद्ध हुए थे। कामसूत्र, अभिज्ञान शाकुंतलम, अर्थशास्त्र या मनुस्मृति। तो कौटिल्य किस लिए यहाँ पर प्रसिद्ध हुए, कौन सा शास्त्र है इनका, ये कौन थे, चंद्रगुप्त के मंत्री थे। और ये जो प्रसिद्ध हुए थे अर्थशास्त्र के कारण से। इन्हें आचार्य चाणक्य भी कह देते हैं, कौटिल्य या विष्णुगुप्त। तो ये सारे इन्हीं के नाम हैं।
उसके बाद है महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी, दिसंबर 1920, 18, 19 या 1921 में। तो सत्याग्रह सभा की स्थापना, और ये थी फरवरी 1919 में। जो रोल्ट एक्ट जो हुआ था 1919 में, तो इसके विरोध में सत्याग्रह आंदोलन करने के लिए महात्मा गांधी ने फरवरी 1919 में बम्बई में सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी। उसके बाद है विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध शासक हैं कृष्णदेव राय। किस राजवंश से इनका संबंध है? मौर्य, तुलु, संगम या इनमें से कोई सा भी नहीं। तो विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध शासक हैं और इनका जो संबंध है ऑप्शन रहेगा बी से। तो कौन से है? ये तुलु वंशी हैं। और ये जो कृष्णदेव राय हैं, इनका जो समय है ये रहा है 1509 से 1529 ईस्वी। कृष्णदेव राय जो है विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रभावशाली शासक माने गए हैं। इनका संबंध तुलु वंश से था और इसने सत्ता संभाली तब। तो ये जो कृष्णदेव राय जो विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रभावशाली शासक थे, इनका संबंध तुलु वंश से था। और इस जब इन्होंने सत्ता संभाली तब साम्राज्य की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब थी। साम्राज्य को बीजापुर के सुल्तान तथा उड़ीसा के शासकों से भय बना हुआ था और इसने दक्कन के सुल्तानों के मुसलमान शासकों की संयुक्त शक्ति को पराजित किया और 1542 में रायचूर दोआब को जीत लिया और इन्होंने जो गुलबर्ग है उसको भी जीता था और शिव समुद्रम जीतने के साथ ही उम्मतूर के शासकों को पराधीनता स्वीकार करने पर मजबूर कर दिया था। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है निम्नलिखित में से किसे लोकप्रिय रूप में प्राचीन भारत के नेपोलियन के रूप में जाना जाता था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के नेपोलियन, समुद्रगुप्त, कनिष्क, चंद्रगुप्त द्वितीय या अशोक। तो प्राचीन भारत के जो नेपोलियन है इसके रूप में जो जाना जाता है ये समुद्रगुप्त को जाना जाता है। और ये जो समुद्रगुप्त हैं, समुद्रगुप्त राजवंश के जो चौथे राजा और चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी थे और भारतीय इतिहास में सबसे बड़े और सफल सेना नायकों में से एक माने जाते हैं। समुद्रगुप्त गुप्त राजवंश के तीसरे शासक थे और इनका शासनकाल भारत के लिए स्वर्ण युग की तरह माना जाता है। समुद्रगुप्त एक उदार शासक, वीर योद्धा और कला के संरक्षण थे। उसका नाम जावा पाठ में तंत्रिक मंदका के नाम से प्रकट है और समुद्रगुप्त के कई अग्रज भाई भी थे, फिर भी उसके पिता ने समुद्रगुप्त की प्रतिभा को देखकर उसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित स्थानों में से गदर आंदोलन कहाँ आरंभ हुआ था? बर्मा, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर जापान में। तो ये जो गदर आंदोलन कहाँ आरंभ हुआ था? और ये हुआ था संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रदत्त समयावधि में वस्तुओं के निर्यात के मूल्य और आयात के मूल्य के मध्य के अंतर को क्या कहा जाता है? प्रदत्त समयावधि में वस्तुओं के निर्यात के मूल्य और आयात के मूल्य के जो बीच अंतर है उसको भुगतान संतुलन, भुगतान घाटों का कुल संतुलन, निवल अदृश्य या व्यापार संतुलन। तो इसको जो कहा जाता है ऑप्शन रहेगा डी वाला। तो कौन सा है? ये व्यापार संतुलन है। उसके बाद आ जाता है राजकोषीय घाटा क्या है? ऐसी स्थिति जहां सरकार की आय और कर प्राप्तियां उसके व्यंग्य की पूर्ति करने में विफल हो जाती हैं। सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि, राजस्व घाटे की पूर्ति करने के लिए सरकार द्वारा उधार ली गई धनराशि या विनिमय दर में गिरावट जिससे अन्य मुद्राओं की तुलना में मुद्रा का मूल्य घट जाता है। तो राजकोषीय घाटा यहाँ पर क्या है? और इसमें रहेगा ऑप्शन ए वाला। ऐसी स्थिति जहाँ सरकार की आय और कर प्राप्तियाँ उसके व्यय की पूर्ति करने में विफल हो जाती हैं। नेक्स्ट आ जाता है इनमें से किस मृदा की ढुलाई गुरुत्वाकर्षण के द्वारा होती है? तो ये मिट्टी कौन सी है? वातोड़, मिश्रोडक, हिमनद या फिर जैलोड़। और यहाँ पर माना गया है ऑप्शन डी को, हिमनद मृदा। नेक्स्ट आ जाता है निम्नलिखित में से कौन सा
पृथ्वी का निम्नतम स्थान है। तो पृथ्वी का निम्नतम जो स्थान है, डेथ वैली, कैस्पियन सागर और सुंदरवन का डेल्टा या मृत सागर। तो पृथ्वी का निम्नतम स्थान जो माना गया है मृत सागर को। मृत सागर जो है समुद्र तल से 400 मीटर नीचे दुनिया का सबसे निचला बिंदु है और यह सागर अपने उच्च घनत्व के लिए जाना जाता है। इस सागर में तैराकों का डूबना लगभग असंभव है। आम पानी की तुलना में मृत सागर के पानी में 20 गुना ज़्यादा ब्रोमीन, 50 गुना ज़्यादा मैग्नीशियम और 10 गुना ज़्यादा आयोडीन होती है। तो इस सागर के भौतिक गुणों का वर्णन स्वयं अरस्तु ने भी किया था। तो ये मृत सागर जो होता है, जैसे अन्य सामान्य जो पानी जो होता है उसमें व्यक्ति डूब सकता है, तो इसमें जो है व्यक्ति डूबता नहीं है। तो ये मृत सागर है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, इनमें से कौन कंप्यूटर के भीतर सीपीयू और अन्य उपकरणों के कंट्रोल सूचना का वहन करता है। कंट्रोल बस, यूपीएस, रोम, RAID। तो कौन सा है कंप्यूटर के भीतर सीपीयू और अन्य उपकरणों के कंट्रोल सूचना का वहन करता है? जो यहाँ पर ऑप्शन ए में आया है ये होती है कंट्रोल बस। सीपीयू कह देते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। उसके बाद है इनमें से कौन सा OPS का पूर्ण रूप है? OPS ऑप्टिकल कोड रीडिंग, ऑप्टिकल प्रोग्राम काउंटर, ऑपरेटिंग कंप्यूटर रिसोर्स या ओपन प्लेटफॉर्म कम्युनिकेशन। OPS बताना है आपने, इसकी जो फुल फॉर्म है यहाँ पर क्या है, इसका अर्थ कौन सा है। और इसका जो यहाँ पर माना गया है जो ऑप्शन डी में है ओपन प्लेटफॉर्म कम्युनिकेशन। एक औद्योगिक स्वचालन टास्क फोर्स ने प्रक्रिया नियंत्रण के लिए OLE नाम के तहत 1996 में मूल मानक विकसित किया था। और ये जो ओपन प्लेटफॉर्म कम्युनिकेशन जो है औद्योगिक दूरसंचार के लिए मानकों और विशेषताओं की एक श्रृंखला है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा ई-कॉमर्स व्यापार का एक लाभ नहीं है? उच्च प्रारंभिक लागत, स्थान स्वतंत्र व्यवसाय, सुविधाजनक वैश्विक पहुंच या असीमित व्यापार समय। ई-कॉमर्स कंपनियां जैसे ये अमेजन, फ्लिप वगैरह जो है आजकल जो ऑनलाइन सामान जो मंगवाते हैं, तो ई-कॉमर्स व्यापार का एक लाभ यहाँ पर नहीं है। और जो आया है ऑप्शन ए वाला उच्च प्रारंभिक लागत। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा अकशेरुकी प्राणियों का एक उदाहरण है? तो अकशेरुकी प्राणियों का उदाहरण मछली, केंचुआ और जोंक, सांप और गिरगिट या फिर मेंढक है। तो अकशेरुकी प्राणियों का उदाहरण कौन सा है? और जो आया है ऑप्शन बी में केंचुए और जो जोंक होती है। अकशेरुकी जीवों में रीढ़ की हड्डी नहीं होती है और इनका मस्तिष्क एवं हृदय ज़्यादा विकसित नहीं होता है। केंचुए और जोंक ये इसके उदाहरण हैं, जबकि अन्य सभी कशेरुकी प्राणी हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है, मस्तिष्क का कौन सा भाग अलग अलग कार्यों के लिए जिम्मेदार होता है, जैसे हलचल, स्पर्श, दृष्टि, श्रवण और विचार। सेरिबेलम, ब्रेनस्टेम, थैलेमस या कोर्टेक्स। तो कौन सा भाग अलग अलग कार्यों के लिए जिम्मेदार होता है? और जो आया है यहाँ पर ऑप्शन ए में सेरिबेलम। सेरिबेलम जो है ये मस्तिष्क का वह भाग है जो शरीर में हलचल, स्पर्श, दृष्टि, श्रवण एवं विचार के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट आ जाता है मिट्टी भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, लाल, काली, जलोढ़ या फिर लेटराइट। तो कौन सी मिट्टी सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है? और यहाँ पर जो आया है ऑप्शन सी वाला, तो जलोढ़ मिट्टी, और ये पाई जाती है 43%। लाल जो मिट्टी है, लाल जो मिट्टी है ये पाई जाती है 18.5%। और जो काली मिट्टी है जिसे रेगड़ मिट्टी भी कह देते हैं, ये है 15%। 15। तो ये है 15%। और तो नेक्स्ट क्वेश्चन है
पृथ्वी की संरचना में रासायनिक लौह तत्व की कितनी मात्रा होती है? तो पृथ्वी की संरचना में रासायनिक लौह तत्व की मात्रा जो आयरन है लगभग 25 से 27, 40 से 42, 32 से 35। और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन डी वाला, तो यह है 32 से 35%। उसके बाद है पृथ्वी का अर्धव्यास कितना है? तो पृथ्वी का अर्धव्यास कितना है? और यहाँ पर एक ऑप्शन बी 6371 किलोमीटर। विषुवतीय जो त्रिज्या है, विषुवतीय त्रिज्या है 6378 किलोमीटर। और जो ध्रुवीय त्रिज्या है यह है 6357 किलोमीटर। और जो बृहस्पति ग्रह की जो त्रिज्या है इसकी है बृहस्पति की 69911, तो 69911 किलोमीटर। और जो चांद है चंद्रमा की है 1737 किलोमीटर। और जो सूर्य की है 69550 किलोमीटर। उसके बाद आ जाता है किस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था? पूर्ण स्वराज, भारत छोड़ो, दांडी मार्च या खिलाफत आंदोलन। तो किस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था? और ये था भारत छोड़ो आंदोलन 1942। 8 अगस्त 1942 को मुंबई में आयोजित कांग्रेस की बैठक में गांधी जी ने देशवासियों को ये नारा दिया था। कब? 8 अगस्त और 1942 में। कहाँ पर? बम्बई में। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर जो रीजनिंग है, तर्क शक्ति, इससे आ जाते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा जैसे ये शब्द दिया गया है प्रॉपर्टी, इसको हम 133 के रूप में और जो स्टेट है इसको 70 के रूप में हम लिख सकते हैं। तो जो डेवलपमेंट है इसे हम फिर कैसे लिखेंगे? अब ये आप तभी हल कर पाओगे जब आपको इन कोड के बारे में पता होगा कि ये यहाँ पर आए कैसे हैं। और ये जो यहाँ पर आए हैं इसके लिए आपको जो इंग्लिश जो वर्णमाला है ये पता होनी चाहिए। AEJOTY 1, 5, 10, 15, 20, 25। तो ये संख्या को आप याद रख सकते हैं और आसानी से जो जल्दी अपनी जो वर्णमाला उसके क्रम को देख सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी जो यहाँ पर बना है, ये जो जितने भी यहाँ पर इसमें अंग्रेजी वर्णमाला जो है, जितने भी इसमें अक्षर हैं, वर्ण हैं, तो इन सभी का जोड़ है 16, 18, 15, 16 और ये 5, 18, 20 और 25। तो इन सभी का जोड़ है ये वाला। इसी तरीके से इसका जोड़ 70 है और ये जितने भी यहाँ पर दिए गए हैं इनका जब हम जोड़ करेंगे तो ये 131 होना चाहिए। तो ये ऑप्शन डी वाला इसका हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, जिस प्रकार मधुमेह का संबंध इंसुलिन से होता है उसी प्रकार एनीमिया का संबंध किससे होता है? तो मधुमेह का संबंध इंसुलिन से और एनीमिया जो है इसका संबंध होता है रक्त से। जिस प्रकार इंसुलिन की कमी से मधुमेह नामक जो बीमारी हो जाती है उसी प्रकार रक्त की कमी से एनीमिया जो नामक रोग है ये हो जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर, तो इसके बाद जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है, जैसे ये पिक्चर दिया गया है, इस पिक्चर को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये जो यहाँ पर ये शब्द दिया गया है इसको कैसे लिखा जाएगा? और यहाँ पर जो है कुछ कोड चल रहा है, जैसे P है तो P से R के बीच में अक्षर कितने हैं? जैसे MNOPQR, ऐसे ही ये जो है क्रम यहाँ पर चल रहा है और HI, तो इनके बीच में कोई गैप नहीं है। तो ये क्रम इस तरीके से चल रहा है। तो जब हम इस क्रम को भी ऐसे ही चलाएंगे
तो इनमें जो बनेगा ऑप्शन डी वाला फिर इसका बनेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इनको व्यवस्थित करना है और जैसे क्या है, सबसे पहले क्या होता है, शहर होता है। सबसे पहले शहर, शहर के बाद होता है राज्य, राज्य के बाद होता है देश, देश के बाद होता है महाद्वीप और महाद्वीप के बाद होता है विश्व। तो इस प्रकार का ये क्रम है जो ऑप्शन डी में बना है। नेक्स्ट है यहाँ पर नीचे 3 कथन दिए गए हैं, उसके बाद निष्कर्ष 1 और 2 3 आपने बताना है। तो यहाँ पर क्या है, कथन अभिकथन वाला क्वेश्चन है, कथन निष्कर्ष वाला। तो कुछ खरगोश बत्तख हैं, कुछ बत्तख कुत्ते हैं, कोई भी जो कुत्ता है यहाँ पर घोड़ा नहीं है। तो जब हम इसे हल करेंगे तो कुछ खरगोश बत्तख है, तो कुछ क्या है, ये हो गए खरगोश, कुछ खरगोश, कुछ का मतलब थोड़ा सा हिस्सा है किसका, बत्तखों का, तो ये हो जाएगा ऐसे, कुछ हिस्सा किसका है, बत्तख का है। और कुछ बत्तखें कुत्ते हैं, यहाँ पर भी कुछ ही हिस्सा है कुत्तों का, तो ये हो जाएंगे कुत्ते, इनका भी कुछ हिस्सा है। कोई भी कुत्ता घोड़ा नहीं है, तो कोई भी जो कुत्ता है वो घोड़ा नहीं है, तो घोड़ा जो है ये अलग हो जाएगा क्योंकि घोड़ा का इनके साथ कोई संबंध नहीं है। तो इस प्रकार की जो सीरीज है यहाँ पर बनेगी। इन तीनों का थोड़ा थोड़ा हिस्सा है, घोड़ा बिल्कुल अलग यहाँ से हो गया है। तो अब यहाँ पर इसमें देख सकते हैं कोई भी घोड़ा बत्तख नहीं है, घोड़ा बिल्कुल अलग है, इनसे इनके साथ इनका कोई संबंध नहीं है। कोई भी कुत्ता खरगोश नहीं है, कोई भी कुत्ता खरगोश नहीं है, क्योंकि जब इसका हिस्सा है तो इसका भी थोड़ा सा हिस्सा है। और कुछ बत्तख खरगोश है, कुछ बत्तख खरगोश है, तो इसका भी हिस्सा है, तो ये भी है। तो इस कारण से जो है यहाँ पर जो इसमें निष्कर्ष जो निकलेगा, कौन सा निकलेगा, जो ऑप्शन सी में है, 1 और 2। उसके बाद यहाँ पर कुछ संख्या दी गई है और इसके बाद यहाँ पर कौन सी आएगी, 100, 99, 96। अब यहाँ पर देखें तो कुछ क्रम घट रहा है, तो यहाँ पर क्या क्रम घट रहा है, जैसे 100 है, 100 में से 1 कम हुआ 99, 99 में से कितने कम हुए, 3 कम हुए, 96। अब 96 में से कितने कम हुए, 5 कम हुए, और 91 में से यहाँ पर कितने कम हुए, 7 कम हुए। तो यहाँ पर देखें 1, 3, 5, 7, ये वाला कुछ क्रम यहाँ पर चल रहा है। 7 के बाद 9 यहाँ पर आना चाहिए, 9 के बाद 11 और 11 के बाद 13 आना चाहिए। तो ये वाली सीरीज यहाँ पर चल रही है, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। तो इस सीरीज के अनुसार जब हम देखेंगे तो ऑप्शन 51 यहाँ पर हमारा आना चाहिए। तो इसमें जहाँ कौन से में बना है, ऑप्शन डी में। उसके बाद है निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 समूह किस प्रकार से एक समान है और एक विकल्प अलग है। तो अलग ही आपने बताना है, असमान विकल्प का चयन कीजिए, तो वो कौन सा है। और यहाँ पर इनमें जो बन रहा है ऑप्शन बी अलग बन रहा है। अब ये जो ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एक एक अक्षर का गैप है इनमें, SAMNOP, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी। ऐसे यहाँ पर भी STUVW XY, एक एक अक्षर का गैप है। लेकिन जब हम इसको देखें तो MNL और MNOP यहाँ पर एकदम से कोई गैप यहाँ पर नहीं है, तो ये अलग हो गए, तो इसी कारण से ये अलग है। उसके बाद है कुमार का परिचय देते हुए विक्रम ने कहा, इसकी माँ मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है, मेरा कोई भाई और बहन नहीं है। कुमार का विक्रम से क्या संबंध है। कुमार का परिचय देते हुए किसने कहा, विक्रम ने कहा कि इसकी माँ मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है, पिता के पुत्र की पत्नी, और मेरा कोई भाई और बहन
नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि ये उसका क्या है, पुत्र है, क्योंकि मेरा कोई भाई और बहन है, न तो उसका भाई है और ना बहन है, तो पुत्र तो है, तो यहाँ पर पुत्र जो इसका हो जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर कुछ श्रृंखला चल रही है, एल है, त्रिभुज बन गई या वर्ग बन गया, तो इसके आगे कौन सा बनेगा यहाँ पर, और यहाँ पर देखें तो इनमें से कौन सा बनेगा, और यहाँ पर जो इनमें बनेगा ऑप्शन सी वाला, तो ये यहाँ पर क्रम इसमें बनेगा। तो ये जो यहाँ पर आकृति जो दी गई है, एक रेखा जुड़कर ज्यामितीय जो आकृति है वो बना रही है, तो यहाँ पर जाइए ऑप्शन सी वाला इसका बनेगा। उसके बाद है, दर्जी के पास कपड़े के थान में से काटने के लिए कुछ संख्या में शर्ट थी। उसने प्रत्येक थान की समान लंबाई के 11 टुकड़े काट लिए। उसने 50 थान प्रति मिनट के हिसाब से कटाई की और 25 मिनट के कितने थान काट लेगा। तो कितने जो है थान काट लेगा, तो यहाँ पर इसमें कितने थान काटेगा, ये काटेगा ऑप्शन बी वाले 125। माना कि एक थान में लगाई गई कटों की संख्या कितनी थी, 10 थी, और 1 मिनट में कितने कट लगाता है, 50 कट, तो कितना हो जाएगा 50/10, और 25 में कितना लगाएगा, क्या हो जाएगा, गुणा में 25 हो जाएगा, 50/10 गुणा में 25, तो हल करके क्या आएगा 125, यही आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, नीलिमा अपने घर से प्रारंभ करके उत्तर की ओर एक मंदिर में जाती है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है ये आपने कुछ इस तरीके का डायग्राम बना लेना है। ये जो उत्तर होती है ये आपका मुख्य तरफ है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। अब इस जैसा जैसा यहाँ पर इस नक्शे में है इस अनुसार से आपने चलना है। इसके अनुसार जब हम यहाँ पर चलेंगे तो कुछ इस प्रकार का जो आयत के आकार का जो है यहाँ पर बनेगा, ए बी सी और डी, कुछ इस प्रकार का यहाँ पर ये बनेगा। यहाँ पर सी में आएगा बाजार, बी में आएगा मंदिर, और डी में आएगा पुस्तकालय। तो इस प्रकार का कुछ ये यहाँ पर बनेगा। तो ऑप्शन जो है यहाँ पर कौन सा बनेगा, बी वाला समकोण का। इसलिए नीलिमा ने जो रास्ता बनाया है उस रास्ते के समकोण बनने की संभावना है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, निम्नलिखित कथन में सत्य माने भले ही वे सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों। तो कथन निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है, और यहाँ पर क्वेश्चन है, कथन है कि चार्ली चैपलिन ने जितने भी फिल्मों में अभिनय किया सब मूक फिल्में थी, उससे कुछ फिल्में MGM के द्वारा बनाई गई थी। यहाँ पर इसका जो निष्कर्ष है, MGM केवल फिल्म बनाती है, चार्ली चैपलिन ने MGM द्वारा बनाई गई कुछ मूक फिल्मों में अभिनय किया है। तो पहले जब हमने कथन बनाना होगा, तो कथन क्या है, चार्ली चैपलिन ने जितनी भी फिल्मों में अभिनय किया था सब मूक फिल्में थी। तो जैसे ये है चार्ली चैपलिन, इन्होंने जितनी भी फिल्में बनाई, ये कौन सी थी, फिल्में कितनी थी, कैसी थी, मूक फिल्में थी, और उनकी कुछ फिल्में MGM के द्वारा बनाई गई थी। तो कुछ मतलब थोड़ा सा हिस्सा ही था MGM का, MGM इसका थोड़ा सा ही हिस्सा था ये वाला। तो MGM केवल फिल्म बनाती है। चार्ली चैपलिन ने MGM के द्वारा बनाई गई कुछ फिल्मों में अभिनय किया था। MGM ने चार्ली चैपलिन के साथ बोलने वाली फिल्में बनाई। सभी मूक फिल्में जिनमें चार्ली चैपलिन ने अभिनय किया MGM द्वारा बनाई गई थी। तो ये कौन सा निष्कर्ष यहाँ पर इसमें सही निकलेगा, तो यहाँ पर कौन सा निकलेगा, जो ऑप्शन बी में है, केवल निष्कर्ष 2 ही इसका अनुसरण करता है कि चार्ली चैपलिन ने MGM द्वारा बनाई गई कुछ मूक फिल्मों में अभिनय किया था। ये कुछ है, कुछ ही फिल्मों में। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है, घड़ी की सुइयां एक दिन में कितनी बार एक दूसरे के लंबवत होती हैं, 44, 22, 11 या 88 बार। और इसमें रहेगा ऑप्शन ए, तो कितनी बार, 44 बार। तो प्रत्येक घड़ी की घंटे और मिनट की सुई 1 घंटे में 2 बार समकोण बनाती है।
लेकिन 12 घंटे में 22 बार समकोण बनाएगी और 24 घंटे में 44 बार। तो 8 से 10 बजे के बीच घंटे और मिनट की सुइयां 3 बार, और इसी प्रकार से 2 और 4 के बीच में 4 बार की बजाय 3 बार ही समकोण बनाती है। उसके बाद है 6 अगस्त 1987 को कौन सा दिन था? शनिवार, बुधवार, मंगलवार या गुरुवार? तो इस दिन कौन सा दिन था? तो ये था गुरुवार, 6 अगस्त 1987 को। नेक्स्ट आ जाता है सोरेन की आयु उसके सेवावधि का योग। 105 होने पर सेवानिवृत्त हो सकता है। वर्तमान में उसकी आयु 40 वर्ष है और उसने 19 वर्ष तक कार्य किया। यदि वह सेवानिवृत्त होने तक कार्य करता रहे तो वह सेवानिवृत्त होने पर कितने वर्ष का होगा? 62, 63, 64 या 65 वर्ष का। तो ये जो है यहाँ पर रहेगा इसमें ऑप्शन बी, 63 वर्ष का। तो इसमें जो है ये सोरेन की जो उम्र है इस समय कितनी है? सोरेन की उम्र है 40 और उसे 19 वर्ष नौकरी करते हो गए हैं। तो क्या होगा? 40 माइनस में 19, 40 माइनस में 19 कितना हो जाएगा? 21 वर्ष। तो माना वह x वर्ष तक नौकरी करता है तो फिर यहाँ पर बनेगा 21 प्लस में 2x बराबर कितना हो जाएगा? 105। 105 और फिर जब हम मिसल करेंगे क्या बनेगा? 2x बराबर कितना होगा? 84 और x बराबर कितना होगा? 42। तो सोरेन के सेवानिवृत्त होते समय उसकी जो उम्र थी कितनी थी? 21 और प्लस में 42 तो थी 63 साल। उसके बाद जो हमारे यहाँ पर जो हिंदी है इससे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन आ जाते हैं, तो जिसमें व्यंजन पार्श्विक बताना है कौन सा है? स, झ, ल या। तो कौन सा है पार्श्विक व्यंजन? पार्श्विक व्यंजन जो है यहाँ पर जो ऑप्शन बी में आया है, तो ल जो है ये पार्श्विक व्यंजन है जिसके उच्चारण में हवा जीभ के पार्श्व अर्थात बगल से निकल जाए तो वो होता है। और ये जो या र ला व अंतस्थ वर्ण है, य व ये अर्ध स्वर में आते हैं जो कभी स्वर तथा कभी व्यंजन है। और क से मां तक के स्पर्शमन और जो स स स ह वो समवर्ण। उसके बाद नेक्स्ट है सही शब्द है एवं सिंह अंक स्वयं। तो कौन से वाला सही है? और यहाँ पर जो इनमें सही है जो ऑप्शन बी वाला आया है। तो यहाँ पर इसमें चंद्र बिंदु नहीं आएगा और यहाँ पर भी चंद्र बिंदु नहीं आएगा, यहाँ पर भी चंद्र बिंदु नहीं आएगा। उसके बाद है तत् प्लस में शिव का संधि रूप कौन सा होगा? और कौन सा बनेगा इनमें? जो ऑप्शन ए में आया है तत्शिव। इसका संधि विच्छेद तत् प्लस में शिव ये भी आ जाता है, ये भी आ जाता है, मूल रूप भी आ जाता है, कई बार संधि विच्छेद करना भी आ जाता है। तो तत् प्लस में शिव जहाँ बनेगा तत्शिव, ताको जो है ये हुआ है च और सा को छ होता है तो तत्शिव बनेगा ये। नेक्स्ट आ जाता है 19 शब्द में प्रयुक्त हिंदी उपसर्ग। उन है, उत है, उन्त है या उद है। तो यहाँ पर जो इसमें आया है ऑप्शन ए वाला, तो कौन सा है? उन उपसर्ग है। जैसे 29, 59, 69 तो ये वाले। उसके बाद है अभ्यंतर का सही अर्थ क्या होता है? किसी वस्तु की आभा, किसी वस्तु का बाहरी भाग, किसी वस्तु से भिन्न, किसी वस्तु का भीतरी भाग। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी वाला। आपने मोबाइल जो है मोबाइल में पढ़ा होगा इंटरनल एक्सटर्नल, तो ये वही है। अभ्यंतर मतलब भीतरी, तो किसी वस्तु के जो भीतरी भाग है उसको कहा जाता है अभ्यंतर। और अभ्यंतर का विलोम बाह्य है, इंटरनल एक्सटर्नल। उसके बाद है हथियार डालना मुहावरे का अर्थ जीतना, राम लेना, हारना, क्रोध करना। तो हथियार डालना क्या होता है? हथियार डालने का मतलब हारना।
उसके बाद है उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में सर्वनाम के भेद का सही विकल्प हो। घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली। तो घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली। संबंधवाचक है, उत्तम पुरुष है, निजवाचक है या मध्यम पुरुष है। और यहाँ पर इनमें देखें तो जो है ऑप्शन रहेगा डी वाला। तो ये जो अपने आप मतलब खुद स्वयं, तो कौन सा हो जाएगा? निजवाचक। अपना, अपनी, मेरा, मेरी, तो सारे क्या है? खुद स्वयं निजवाचक होते हैं। उसके बाद है इनमें से कौन सा सही नहीं है? नीलकमल कर्मधारय, आजीवन तत्पुरुष, चौराहा द्विगु, यथाशक्ति अविभाव। अब यहाँ पर देखें तो इनमें जो ऑप्शन बी वाला है, सुर में जहाँ अवयव सर्ग होता है अव्ययभाव समास होता है, तो यहाँ पर तत्पुरुष दे दिया गया है, तो इसी कारण से ये गलत हो गया है। यहाँ पर अव्ययभाव समास होना चाहिए था। इसके अलावा आपके 3 ये सही है। नीलकमल कर्मधारय, बीच में सुर में जहाँ पर संख्या हो द्विगु, और ये यथा अव्यय है तो अव्ययभाव समास। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर मिश्रित जो है मिश्र वाक्य बताना है। मेरे आते ही वर्षा होने लगी, उसके जाने के बाद वर्षा होने लगी, वह घर से निकला और वर्षा होने लगी, जो ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी। तो यहाँ पर मिश्र वाक्य कौन सा है? मिश्रण कह सकते हैं आप एक तरीके से। तो यहाँ पर जो इनमें मिश्रण हुआ है, जो ऑप्शन आया है डी में, तो जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य हो और दूसरा आश्रित अर्थात गौण उपवाक्य हो, तथा दोनों वाक्य आपस में जब तब, जहाँ वहाँ, अगर, तो इत्यादि से जुड़े हों, तो उन वाक्यों को मिश्र वाक्य कहा जाता है। मेरे पास जो पेन है वह मोहन का है, वह अच्छा खेला परंतु हार गया, उसने कहा कि मैं उत्तीर्ण हो गया। तो कुछ शब्द हैं जो आपने याद रखने हैं। कौन कौन से? जैसे जब तब हो गया, जब तब। और कौन से होते हैं? जहाँ वहाँ, अगर, तो, इस प्रकार के जो शब्द हैं, तो ये मिश्र वाक्य की श्रेणी में ये आते हैं। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, यहाँ पर अलंकार है। अब यहाँ पर अलंकार बताना है, तो वर्ग अ में दिए गए अलंकार के उदाहरणों को उनके नाम के साथ वर्ग ब से मिलान कीजिए। तो यहाँ पर मिलान करना है, और मिलान करने में कौन सा बनेगा? जो ऑप्शन डी में है, बी डी ए सी। तो इनको मिलान करके देख लेते हैं, बी डी ए सी, बी डी ए सी। तो यहाँ पर जो हमारा पहला जो अलंकार है, पीपर पात सरिस मन डोला, पीपल का जो पत्ता होता है उसके समान जो हमारा मन है डोल उठा। तो यहाँ पर क्या है? ये उपमा की गई है, तो कौन सा हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। आए महंत बसंत, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? जो ऑप्शन डी में है, रूपक। और चमक गई चपला चमचम, एक ही यहाँ पर वर्ण है, च च च। तो जहाँ पर एक ही वर्ण बहुत बार आए तो कौन सा होगा? अनुप्रास। देख लो साकेत नगरी, है यही स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। तो यहाँ पर क्या है? इसका जो है बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है, तो कौन सा हो जाएगा? अतिशयोक्ति। जहाँ पर किसी चीज़ का ऐसा वर्णन दिखाया जाए जो देखने में अलग सा लगे, तो वहाँ पर होगा अतिशयोक्ति अलंकार। उसके बाद जो हमारे यहाँ पर जो इंग्लिश है, इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आ जाते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस। तो इनमें सही कौन सा है? और इनमें देखें तो है ऑप्शन सी वाला, आर्म्स आर गिवन टू दी बेगर्स। नेक्स्ट है विच सेंटेंस हैज ए ट्रांसिटिव वर्ब, ही वॉज लुकिंग एट मी, डोंट इंटरफेस इन द कॉल। तो कौन सा है यहाँ पर? और इसमें जो है ऑप्शन डी वाला, ही ट्रीटेड हर बैडली।
ट्रांसिटिव वर्ब मतलब जो सकर्मक क्रिया है। क्रिया कितनी है? 2 होती है, एक अकर्मक एक सकर्मक। जिसमें कर्म होगा सकर्मक, नहीं होगा तो अकर्मक। तो सकर्मक क्रिया की 2 विशेषताएं हैं। एक तो वह एक्शन वर्ब है जिसमें डबल एक्टिविटी की अभिव्यक्ति होती है, वांट, राइट, ईट, ट्रीट, क्लीन। तो ऐसे ही एक्शन वर्ब्स होते हैं। दूसरे के इसके साथ एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का अर्थ है वह व्यक्ति या वस्तु जिस पर इस एक्शन वर्ब का प्रभाव इफेक्ट पड़ता है, अर्थात रिसीवर ऑफ द एक्शन, अर्थात ऑब्जेक्ट। तो ऑप्शन जो है यहाँ पर इसका डी ये माना गया है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हिज कवरेज ऑन हिम हॉनर। द वर्ड हॉनर इज, ये जो आया है एक एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, वर्ब है या नाउन है। तो ये जो यहाँ पर आया है इनमें से एक ये नाउन अर्थात ये संज्ञा जो इसमें आया है। हॉनर मतलब जो सम्मान है। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है यहाँ जो द वन विच कैन बी बेस्ट सब्स्टिट्यूट इज गिवन वर्ड ऑफ सेंटेंस, ए क्योर फॉर ऑल डिसीजेज। तो यहाँ पर इनमें कौन सा है? इसका मतलब है ऑप्शन ए वाला, रामबाण दवा होती है। कह देते हैं नहीं सारे उसकी एक ही दवा है, रामबाण दवा, सारे रोगों की एक ही दवा रामबाण दवा। तो इसका मतलब है रामबाण दवा। और ये जो ग्रेटिस जो है इसका मतलब होता है मुफ्त, बेदाम या बिना मूल्य के। टेम्पोरल जो है इसका मतलब होता है कलिक, पार्थिव, सामिक, संसारिक या लौकिक। उसके बाद है पॉइंट आउट द फिगर ऑफ द स्पीच इन द फ्लोइंग, हिज लैंग्वेज इज स्वीट लाइक हनी। तो यहाँ पर क्या कौन सा अलंकार है? अलंकार जो है यहाँ पर ऑप्शन ए वाला है, उपमा अलंकार, सिमिली। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर आइडियम फ्रेज है, सिलास टेल्स हैव नो मीनिंग। तो इसका जो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन है सी वाला, बोस्टिंग। नेक्स्ट आ जाता है चूज द करेक्ट एडजेक्टिव टू फिल इन द ब्लैंक्स इन द फ्लोइंग सेंटेंस। हरी इज दैट इंडस्ट्रियस देन इंटेलिजेंट, मच, मच मोर, फ्यू या मोर। और यहाँ पर कौन सा आएगा? जो ऑप्शन सी में है, मोर। नेक्स्ट है यहाँ पर सही बताना है, करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। तो सही कौन से वाला है? सही जो है यहाँ पर ऑप्शन डी वाला है। और इसका मतलब होता है हत्याकांड, MASSACRE, हत्याकांड। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर अपोजिट, विपरीतार्थक। लाइन जो है इसका बताना है। और इसका मतलब जैसे उतरना या पाना है, तो कौन सा बनेगा? ऑप्शन बी वाला, बार्क मतलब चढ़ना या प्रारंभ करना, उतार चढ़ाव। जैसे आपने हिंदी में पढ़े होंगे उतार चढ़ाव। तो एलाई मतलब ये उतारना और एम्बार्क मतलब प्रारंभ करना या चढ़ना। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर इनका सही अर्थ बताना है। चूज द वर्ड विच एक्सप्रेस द बेस्ट मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड। तो इसका जो यहाँ पर आया है सजीव, जीवंत या फिर जिंदा दिल, तो कौन सा होगा? ऑप्शन बी वाला। उसके बाद जो हमारे यहाँ पर जो हरियाणा सामान्य ज्ञान जो इसके महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है आ जाते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है जॉर्ज थॉमस ने 1797 में वर्तमान हरियाणा के किस स्थान को अपनी राजधानी बनाया था? जहाजगढ़, हांसी, टोहाना या रोहतक को। और यहाँ पर जो हमारा सी आंसर है ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो ये बनाया गया था हांसी को। और यहाँ पर एक टकसाल भी बनाई थी जहाँ उनके नाम से सिक्के बनते थे। नेक्स्ट है शेख चिल्ली का मकबरा हरियाणा के कौन से स्थान पर है? तो कहाँ पर है ये? पानीपत, थानेसर, सोनीपत, हांसी। तो कहाँ पर है? ऑप्शन सी थानेसर में है, जिसे हरियाणा का ताजमहल भी कहा जाता है। और 1650 में दारा सिकोह के
दारा शिकोह ने प्रसिद्ध सूफी संत शेख चिल्ली की याद में बनाया था। तो कब बनाया था? 1650 में। और दारा शिकोह ने किसमें? जो सूफी संत थे शेख चिल्ली, इनकी याद में। उसके बाद हरियाणा के पलवल जिले में अंग्रेजों ने गांधी को गिरफ्तार किया था 1919, 20, 21 या अप्रैल 1919 में। और इनमें रहेगा ऑप्शन सी, अप्रैल 1919 में। पूरी डेट आ जाती है कई बार, तो ये पूरी डेट है 8 अप्रैल 1919 को। उसके बाद है हरियाणा के निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों में से किस में खुदाई से 4500 वर्ष पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले हैं? राखीगढ़ी, सीसवाल, रोहतक या करनाल। और यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन ए वाला। कौन सा है ये? राखीगढ़ी है। उसके बाद है हरियाणा का वह जिला 1 नवंबर 1989 को करनाल जिले से निकाला गया था। फिर 24 जुलाई 1991 को फिर से करनाल में इसे मिला दिया गया था और 1 जनवरी 1992 को दोबारा से उसे अलग कर दिया गया था। तो ये जिला इनमें से कौन सा है? रोहतक, पानीपत, हिसार या कुरुक्षेत्र। और ये जो इनमें से है ऑप्शन सी वाला, तो ये पानीपत है। पानीपत अपनी 3 महत्वपूर्ण जो लड़ाई है उनके लिए जाना जाता है। पहली लड़ाई 1526 में हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। दूसरी 56 में हुई थी पानीपत जो ये हेमू और जो अकबर है इनके बीच में। और जो तीसरी हुई थी 1761 में मराठा और दुरानी जो साम्राज्य इनके बीच में। नेक्स्ट है कला और सांस्कृतिक विरासत न्यास। ये जो यहाँ पर दिया गया है, ने विश्व के पहले विभाजन संग्रहालय की स्थापना टाउन हॉल अमृतसर पंजाब भारत में की थी। तो इस न्याय के जो अध्यक्ष हैं, इस न्यास के जो अध्यक्ष हैं ये कौन थे? किश्वर देसाई, प्रीति सिंह, सुनीता जैन या इनमें से कोई से भी नहीं। और इनमें जो है ऑप्शन है ए वाला, तो ये थे किश्वर देसाई। नेक्स्ट आ जाता है हमारा हरियाणवी लोक कथाओं के अनुसार गुग्गा पीर को किसका रक्षक माना जाता है? मानव, गाय, पक्षी या सर्प का। तो इसे जो माना गया है ऑप्शन है डी, तो यह है सर्प का। उसके बाद है श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाने वाला त्योहार। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में आते हैं और कैंडिडेट जाइन में उलझ भी जाते हैं कि ये श्रवण है, शुक्ल है, तो कौन सा पक्ष है, द्वितीय है, तृतीय है। तो इस प्रकार की डेट जो एग्जाम में आ जाती है। तो श्रावण जिसे श्रवण कह देते हैं, इसके शुक्ल पक्ष की तृतीया को जो इनमें मनाया जाता है ऑप्शन जो सी में है, तो ये तीजो जिसे कह देते हैं, तीज का त्यौहार, तो ये मनाया जाता है। और महिलाएं जो है इसको करती हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है प्रसिद्ध वास्तुकार ली कार्बुजियर के द्वारा चंडीगढ़ बनाई गई एक संरचना। बंद हस्त स्मारक, खुला दायां या बायां हस्त स्मारक। और यहाँ पर है ऑप्शन बी वाला, खुला हस्त स्मारक। नेक्स्ट आ जाता है डैश को हरियाणवी संगीत के रागनी और सांग के सूर्य कवि के नाम से जाना जाता है। तो ये जो सम्मान है यहाँ पर सूरदास, कुर्मदास, लक्ष्मी चंद या इनमें से कोई से भी नहीं, तो किन को दिया गया था ये? और सूर्य कवि जो इनमें जो कहा गया है ये लक्ष्मी चंद जो है इनको कहा गया है। नेक्स्ट है सबसे बाद में गठित जिला कौन सा है? मेवात, पंचकुला, पलवल या चरखी दादरी। तो सबसे बाद वाला जो है यहाँ पर ये ऑप्शन डी में है, चरखी दादरी। और ये हुआ था 8 दिसंबर 2016 को जो है गठित हुआ था। टोटल जो है 22 जिले हैं हरियाणा में। और उससे पहले जो है ये मेवात जो नूह है ये बना था 4 अप्रैल 2005 को। और ये फिर पलवल बना था 15 अगस्त 2008 को। नेक्स्ट है मेवात किला हरियाणा के किस जिले में स्थित है? हिसार, कैथल, जींद या रोहतक। और यहाँ पर रहेगा जो है इनमें ऑप्शन सी रोहतक। तो महम का किला कहाँ पर है? रोहतक में है।
और इस किले का जो निर्माण है मुगल वंश के शासक ने करवाया था। उसके बाद है कौन सा हरियाणा के पूर्व में है? राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जा रहे हैं कि पूर्व में कौन सा है, या जैसे पूर्व है उत्तर पूर्व भी आ जाता है, दक्षिण पूर्व आ जाता है, पश्चिम पूर्व आ जाता है। तो इस प्रकार से उलझाने के लिए जो एग्जाम में क्वेश्चन को दे दिया जाता है। तो यहाँ पर जो इनमें माना गया है ऑप्शन डी वाला, तो ये उत्तर प्रदेश जो इसको माना गया है। तो उत्तर प्रदेश हरियाणा के पूर्व में, राजस्थान और गुजरात ये पश्चिम में, और जम्मू कश्मीर उत्तर में है। नेक्स्ट आ जाता है बड़खल झील हरियाणा के कौन से जिले में है? फरीदाबाद, करनाल, गुड़गांव या अंबाला में। और ये है फरीदाबाद में। और क्या है, मानव के द्वारा बनाई गई है या क्या है, कृत्रिम है। और ये जो अरावली जो पर्वत श्रृंखला है वहाँ पर स्थित है। उसके बाद है हरियाणा का राज्य पुष्प क्या है? कमल, सूरजमुखी, गुलाब का फूल या चमेली। और जो है ऑप्शन ए में, तो कौन सा है, ये कमल है। उसके बाद है हरियाणा विधानसभा में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? 14, 15, 20 या 10। और इनकी जो संख्या है ये है ऑप्शन ए वाली 14। नेक्स्ट है भारत सरकार ने पंजाब को विभाजित करके नया राज्य हरियाणा बनाने के लिए शाह आयोग की स्थापना की थी। 1 नवंबर, 22 अप्रैल, 7 नवंबर या 23 अप्रैल को। तो भारत सरकार ने पंजाब को विभाजित करके एक नया राज्य बनाने के लिए शाह आयोग की स्थापना की थी और ये हुई थी 23 अप्रैल 1966 को। उसके बाद हरियाणा के किस जिले में व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम पर आधारित किलोमीटर योजना शुरू की गई है? गुरुग्राम, नूंह, महेंद्रगढ़ या अंबाला में। और कहाँ पर है, तो यह है ऑप्शन ए गुरुग्राम में। उसके बाद है हरियाणा में कितने राज्य मंडल हैं? 3, 4, 5, 6, 7। कितने हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा बी, तो इनकी संख्या है 6। अंबाला, फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार, रोहतक, करनाल। उसके बाद है इनमें से किस वर्ष में हरियाणा सहकारी समिति अधिनियम पारित किया गया था? 1982, 84, 81, 87 में। और ये था ऑप्शन ए वर्ष 1984 में। नेक्स्ट है हरियाणा में बीज विकास निगम का जो मुख्यालय कहाँ पर है? घरोंडा, करनाल, सिरसा या पंचकुला में। तो हरियाणा में जो बीज विकास निगम का मुख्यालय और कहाँ पर है, तो ये पंचकुला में है। और इसकी जो स्थापना है ये हुई थी 1974 में। और फिर 1956 जो है इसमें ये कंपनी अधिनियम के अंतर्गत थी। 1956 में स्थापना 1974 में थी ये। नेक्स्ट है WH 1270 चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार द्वारा जारी की गई फसलों में से किसकी एक नई किस्म है? ये WH 1270। और ये जो हरियाणा एग्रीकल्चर जो यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? हिसार में है। एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है ये। तो ये जो किस्म है कोई की है गेहूँ, अखरोट, जौ या इनमें से किसी की भी नहीं। और यहाँ पर जो इनमें आई है जो ऑप्शन ए में है, तो क्या की है? गेहूँ की है। उसके बाद है हरियाणा में कपड़ा, कालीन और कंबल के लिए जाना जाता है? हिसार, सूरत, पानीपत या सिरसा। तो बुनकरों का शहर कह सकते हैं आप, तो ये ऑप्शन बी अर्थात पानीपत है। उसके बाद है हरियाणा में जो हीरो होंडा मोटरसाइकिल बनाने का जो कारखाना कौन से स्थान पर है? फरीदाबाद, सिरसा, रेवाड़ी या पलवल में। और कहाँ पर है, तो ये रेवाड़ी में है। दारूहेड़ा जो स्थान है वहाँ पर। उसके बाद है बालमुकुंद गुप्त हरियाणा के एक इनमें से साहित्यकार हैं, संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी या हिंदी के। और यहाँ पर एक ऑप्शन डी, तो ये है हिंदी के। नेक्स्ट है उर्दू काव्य का पहला घोषणा पत्र किन के द्वारा लिखा गया था? अल्ताफ हुसैन हाली, अमीर खुसरो, उमराव जान या अल्लाह बख्श के द्वारा। तो ये उर्दू काव्य का पहला घोषणा पत्र है और इसका संबंध है ऑप्शन ए अल्ताफ हुसैन हाली के द्वारा। उसके बाद है हरियाणा का सूचना, लोक संबंध और भाषा विभाग एक पत्रिका निकालता है।
हरियाणा विकास, दर्शन, संवाद या इनमें से कोई सा भी नहीं। तो हरियाणा का सूचना, लोक संबंध और भाषा विभाग जो पत्रिका निकालता है, जो ऑप्शन सी में है, आई है हरियाणा संवाद। उसके बाद है पानीपत नगर पालिका पहली बार गठित की गई थी 1895, 57, 48 या 1867 में। तो पानीपत नगर पालिका पहली बार गठित की गई थी और ये थी 1867 में। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है, निम्नलिखित में से सभी हरियाणा विकास निगम हैफेड के मुख्य लक्ष्य हैं सिर्फ एक को छोड़कर, और वो जो इनमें से कौन से वाला है। और यहाँ पर जो इसमें माना गया है, जो ऑप्शन डी में आया है, जनसंख्या नियंत्रण के विषय में ग्रामीणों को शिक्षित करना, तो इसी को छोड़कर। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है, हरियाणा में चुनाव से संबंधित सूचना प्रदान करने के लिए कौन सा हेल्पलाइन नंबर प्रारंभ किया गया था। तो यह क्या है, जब चुनाव होता है उस समय की बात है, उस चुनाव से संबंधित। तो इनमें से कौन सा है, जो ऑप्शन सी में है, तो ये है 1950। तो इस प्रकार से जो हमारी आज की क्लास और महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और नेक्स्ट वीडियो होगी इसमें हम आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।